सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटीय इलाके में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, अब इसमें ये बता रखा है सहायक नदी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सहायक नदी, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम मार्क कर देती हूँ मैं। ये रहा कि सहायक नदी किसे कहते हैं, ये रही आपकी सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी, इसको एक सेकेंड। सहायक नदी ये रही आपकी, तो यहाँ से लगा सकते हो कि सहायक नदी से कहा जाता है। ठीक है, इसको सहायक नदी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से सारा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सहायक नदी किसे कहते हैं कि जैसे कि मान लो कि एक नदी आ रही है, जैसे कि सिंधु नदी आ रही है, ठीक है, वो किसी झील से या कहीं से भी निकल कर आ रही है, तो उसके साथ जो और जो नदियाँ होंगी जो उसके साथ आकर मिल जाएंगी, उनको बोलेंगे कि ये सहायक नदी है। जो छोटी छोटी नदियाँ होंगी उनको। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट बता रखा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो ये रहा। ठीक है, गंगा नदी आपकी ये रही, सोन नदी आपकी ये रही। ठीक है, हाईलाइट करेंगे, गंगा नदी ये रही और सोन नदी ये रही। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। गंगा तथा इसके गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, ठीक है, मगध पहले बिहार का मगध को आज का वर्तमान में बिहार कहते हैं। ठीक है, आज का जो बिहार है पहले का नाम उसका मगध था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया था। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अच्छा, जो पहले का जो बिहार था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, पहले मगध जो था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और वहाँ के जो शासक थे, शासक होता है राजा, वहाँ के जो राजा थे वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, तभी जाके वो मगध था वो पावरफुल था। उन्होंने क्या किया था, एक बहुत ज़्यादा विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, एक राज्य एक राज्य को स्थापित करने की कोशिश की थी। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्री उनके लिए असंभव नहीं है, यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अब क्या बता रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो एक जगह से दूसरे हिस्से में जाके यात्रा करते थे। ठीक है, कुछ लोग क्या थे, हिमालय से ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों से, रेगिस्तानों से, नदियों से, समुद्र के कारण, ठीक है, जोखिम भरी यात्रा करते थे। ठीक है, फिर बता रखा है कि वो यात्रा कर रहे हैं कि कुछ लोग काम की तलाश में कुछ लोग काम की तलाश में यात्रा कर रहे हैं। कहीं मान लो प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, आंधी आई, तूफान हो गई, तो उसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। ठीक है, बता रखा ना। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाया करते थे। ऐसा होता था ना कि एक राजा जा रहा है, एक राजा मान लो दो राजा की लड़ाई हो रही है, तो उसमें से एक राजा की सेना उस जगह तो जाएंगे ना जहाँ पे जिससे लड़ाई होगी उधर। ठीक है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ऐसा होता ना कि जो भाई व्यापारी है, वो जब उसका जो भी सामान है, माल वगैरह जो भी है, तो वो एक एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर जाएगा, किसी जहाज के थ्रू या फिर जो भी उसके पास संसाधन है उसके थ्रू। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। ठीक है, तो कि जो गुरु वगैरह हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे, कि एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना अपना जो ज्ञान होता था लोगों को शिक्षा देते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, अब बता रखा है कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उनको दिलचस्पी थी जानने में कि यहाँ पे क्या है, इस टाइप की चीज़ें क्या है, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सा कल्चर है, इस टाइप से। जैसे कि जो पश्चिम के जो देश है, बहुत सारे ऐसे देश है जो यहाँ पे भारत में आके खोज की, जैसे कि आपका एक अल्बुर्नी हो गया। ठीक है, वो भी आया था। तो वो फिर आता है आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। ठीक है, पहले का हमने रीज़न बता दिया कि पहले के लोग यात्रा क्यों करते थे। आज हम जानेंगे कि आज के लोग हैं वो यात्रा क्यों करते हैं।
आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं? अब इसमें बता रखा है, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र के इस उपमहाद्वीप की प्रकृति सीमाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पहाड़ी वगैरह हो गए, पर्वत हो गए, समुद्र हो गए, वो क्या करते हैं, वो प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर देते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके, वह पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। अब इसमें बता रखा है कि जो लोग मान लो पहाड़ियों को पहाड़ियों को पार करके आते हैं, पर्वतों को पार करके आते हैं, समुद्र के से पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ये आसान नहीं होता, लेकिन जिसने ठान लिया कि हाँ भाई मुझे करना है, तो वो आ जाता है करके। ठीक है, अब इसमें ये बता रखा है, उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है, जैसे कि अब आपको पता होगा कि जो ये बाबर हैं, जो मुगल साम्राज्य के जो लोग थे, वो हमारे देश के नहीं थे। ठीक है, वो उज्बेकिस्तान से यहाँ पर आए थे। तो मतलब वो जो पहाड़ी थी, मान लो पहाड़ी है, पर्वत है, उन सबको पार करके आए हैं ना यहाँ पे, और यहीं पे आके फिर वो लोग बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि पहले मान लो जैसे कि मान लो कि अब जब जब से हम ये ग्लोबलाइजेशन आया है, तो हम बहुत सारी मतलब वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाने लग गए हैं। ठीक है, जैसे कि हम उनके जैसे जींस पहनते हैं, अब इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा हाई फाई एक लैंग्वेज बना दिया है। तो मतलब क्या है कि इससे क्या हो रहा है कि एक देश का दूसरे देश से, या फिर एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से जब मेल मिलाप होता है, तो हम एक दूसरे के कल्चर को भी थोड़ा बहुत अपनाते हैं, उनके भी नए विचारों को जानते हैं, और उनके जो नए विचार होते हैं उसको हम अपनाते हैं, जो हमारे जो नए विचार होते हैं वो भी वो अपना सकते हैं। तो एक तो ये है। ठीक है, अब आते हैं देश के नाम। अपने देश के लिए हमें प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि आज क्या है, हम इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं। इंग्लिश में लोग इंडिया लिखते हैं और हिंदी में लोग भारत लिखते हैं। अब ये जो इंडिया शब्द है वो आया कहाँ से है? ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, वो जो ये जो इंडस शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो जो इंडस शब्द होता है, इंडस शब्द किससे निकला है? संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से निकला है। ठीक है, अब अपने एटलिस्ट में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, अब इसमें बता रखा है जो इंडस शब्द है ना, इस इंडस शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, और इंडस को संस्कृत में कहते हैं सिंधु शब्द। तो कुछ लोग पता हो, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो तो उसमें उसको बोलते हैं इंडस वैली। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 अच्छा पूर्व 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यू, यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि जो लोग ईरान ईरान से मतलब ईरानियत उत्तर जो लोग आए थे ना, पूर्व पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, मतलब ईरानी और जो यूनानी लोग आए थे, उन्होंने क्या बोला कि जो सिंधु को बोल जो सिंधु मतलब जो सिंधु तो एक नदी है, जो सिंधु है उनको बोला हिंदोस। ठीक है, अथवा जो इंदोस है, इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेशों को बोला इंडिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, भरत क्या है, जिसको आज भरत भरत क्या था कि जो उत्तर पश्चिम के जो इलाके हैं वहाँ पे जो लोग रहते थे, उनके उनका जो ग्रुप था उसको बोलते थे भरत। ठीक है, एक समूह होता था उसको। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग मतलब बता रहा है 3500 वर्ष पूर्व पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, पहले क्या था, उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनके लिए भरत शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, ये जो बात है, ये जो हमारा कृति है, जो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मतलब मिलता है। बाद में क्या होने लगा कि जो भरत है, भरत से एक तरीके से भारत कर दिया उसको, और इसका प्रयोग देश के लिए भी होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? अब इसमें बता रखा है कि अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बता रहा है कि हम अतीत को कैसे जान सकते हैं, मतलब पुराने, जैसे कि मान लो कि पहले लोग, हमसे पहले लोग रहते थे, हम कैसे जान सकते हैं? ठीक है, इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, कि उस टाइम में जो पुस्तक लिखी थी उनको हम ढूंढें और पढ़ें। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि पांडुलिपि किसे कहते कहा जाता है? तो जो चीज़ हाथ से लिखी होती है ना, उसको कहते हैं, मतलब जो भी पुस्तक है वो जो हाथ से लिखी होगी उसको कहते हैं पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यू मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपि प्राय
ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि हिंदी में तो उसको पांडुलिपि बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक शब्द पांडुलिपि शब्द है, वो कहाँ से निकला है? वो अंग्रेजी भाषा के एक शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, जिस मैन्यू का मतलब होता है हाथ, हाथ से निकला है। ठीक है, मतलब तभी इन्होंने बोल दिया पांडुलिपि। अब बता रहा कि जो ये पांडुलिपि है वो किस तरीके से बनती है, ये रहा। ठीक है, एक आपका पेड़ होता है, ठीक है, भुर्ज नामक पेड़। भुर्ज नामक क्या है, पेड़ है, उसकी जो छाल होती है उसके भोजपत्र मतलब इस तरीके से उस पे हम लिखते हैं। ये है आपकी पांडुलिपि। नेक्स्ट है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों की को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। ठीक है, अब क्या है भाई, इतने मान लो 100 साल पुराना, हम जाना चाहते हैं 100 साल पुराना इतिहास कि भाई पहले के 100 साल जो पहले के लोग थे वो किस तरीके से रहते थे। ठीक है, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो अब वो अब तो सलामत रखी नहीं होंगी ना, मतलब कुछ कुछ मतलब मान लो कुछ जो पांडुलिपि होंगी वो कुछ खराब हो जाएंगी। ठीक है, या कुछ नष्ट कर दी जाएंगी, या फिर कुछ कीड़ों ने खा ली होंगी। फिर भी ऐसी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो पांडुलिपि हमें मिली है वो कहाँ से मिली? मंदिरों से मिली है हमें। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। हम बता रहे थे कि जो पांडुलिपि होती है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? धार्मिक मान्यताएं, ठीक है, राजाओं के जीवन के, राजा का जो जीवन होता था वो किस प्रकार से होता, औषधि, दवाइयाँ, मतलब कि पहले के लोग अब सीधा डॉक्टर बनने का क्या एमबीबीएस कर ली, उस टाइम तो औषधि वगैरह चलती थी ना। ठीक है, विज्ञान, इन सब के जो विषय है उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतक तमिल भाषा में, तमिल में प्राकृतक प्राकृतक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। देखिए कि जो प्राकृतिक भाषा होती है, प्राकृतिक भाषा होती है, उसका प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले आया अभिलेख किसको कहते हैं? अभिलेख, मान लो एक पत्थर है और वहाँ पे हमने कुछ भी लेख लिख दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अभिलेख, जो मतलब पत्थरों पे उत्कीर्ण किए गए हों। ठीक है, कभी कभी शासक अपने अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अब जो अभिलेख होते हैं वो ज़्यादातर कौन लिखवाते थे? वो राजा महाराजा लोग लिखवाते थे, क्योंकि उनको अपनी बड़ाई करवानी होती थी। इसलिए कभी भी अगर आप लाल किला में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको आपको देखने के लिए मिलेगा कि पत्थरों से बहुत सारी चीज़ें मतलब लिखी हुई, पत्थरों पे लिखा होता था। ठीक है, मतलब सारा कि भाई जैसे मान लो कोई वहाँ पे किला भी है, वहाँ पे एक होगा दराजे खां, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख वहाँ पे जाके देखोगे तो पत्थरों पे मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब पहले के टाइम पे तो कुछ कुछ बहुत ही रेयर होता था कि रानियां, मतलब रानी है, ठीक है, मतलब ज़्यादा तो राजा ही होते थे शासक। स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अजित विजयों का लेखा जोखा किया करते थे। अब जैसे कि रखा करते थे, अब जैसे कि मान लो कि कोई राजा है और वो कोई एक लड़ाई जीत कर आया है, तो वो क्या करता था कि या तो वो जहाँ जीत के आया है वहाँ पे अपना एक तरीके से मतलब जिसको भी, जिस राजा को उसने हराया है उसके बारे में लिखवा दिया करता था। ठीक है, कि मतलब वो सन क्या था, किससे उसकी लड़ाई हुई थी, इस तरीके से ये पूरा पत्थर दे रखा है और उस पर ये लेख लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, अब बता रखा है, इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। ठीक है, अब हम बोलेंगे पुरातात्विक किसको कहते हैं? मतलब कि जो पुरानी चीज़ों को एक तरीके से मान लो अ, उसका अध्ययन करता है ना, पुरानी चीज़ों के मतलब एक तरीके से इतिहास का जो अध्ययन करता है उसको आप कह लेंगे पुरातात्विक कह लेंगे। जैसे कि मान लो अतीत है उसमें कुछ कोई वस्तु दे रखी है, ठीक है, कोई भी बर्तन है, उसका वो अध्ययन कर रहा है, उसके बारे में वो रिसर्च कर रहा है एक तरीके से, तो उसको बोलेंगे पुरातात्विक। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विक क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये रहा।
मतलब कि जो पुरातात्विद होते हैं वो क्या करते हैं कि जो चीज़ आपकी जैसे कि कोई इमारत हो गई, ठीक है, कोई पत्थर हो गया, उस पे कोई भी अवशेष है, कोई भी मूर्ति है, कोई भी चित्र जो बने हुए हैं ना, जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये घड़ा है, इस पे रिसर्च करेंगे कि भाई ये कितने साल पुराना है, किसने मतलब किस मिट्टी से बना हुआ है, इस तरीके से ये कुछ पत्थर बना हुआ है, कुछ इस पे कुछ मूर्ति बनी हुई है, तो वो इसकी रिसर्च करेंगे। तो इसका जो अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं पुरातात्विद, ठीक है। वह औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, अब जो पुरातात्विद होते हैं वो क्या करते हैं, जो औजार, उनको ये औजार औजार मिला है, ठीक है, हथियार मिला, मतलब जैसे कि मान लो हमें छोटी सी चीज़ मिली, अब बोलेंगे यार ये क्या है, ठीक है, तो हम उतनी चीज़ के लिए ना मान क्या पता हमें कुछ और ज़्यादा मिल जाए, तो वो खुदाई वगैरह भी करते हैं ताकि अच्छे से रिसर्च करते हैं, छानबीन करते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ठीक है। पुरातात्विद पुरातात्विद मतलब वही जो पुरानी चीज़ों के मतलब जो जैसे कि मान लो जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो खोज करते हैं उनको कहते हैं। ऊपर भी बताया। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अन्य यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए के रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, अब जो पुरातात्विद होते हैं भाई वो ये कैसे पता लगाएंगे कि जो लोग थे वो क्या खाते थे। तो जो जैसे मान लो कि कोई जानवर को खा रहे हैं तो उसकी जो हड्डी होगी, ठीक है, उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। मछली होगी उनकी जो हड्डियाँ होगी, तो जो पुरातात्विद होते हैं वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम ये पता लगा पाएँ कि कोई भी हमें कोई भी जानवर की हड्डी मिल जाए, जिससे कि हम पता लगा पाएँ कि लोग क्या खाते थे। क्योंकि जो वनस्पति होते हैं उनके जो अवशेष होते हैं वो मतलब वो थोड़ा मतलब बच पाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए। अब बता रखा है कि पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। नहीं। पांडुलिपि, ठीक है, पांडुलिपि क्या, जो हाथ से लिखी हुई होती हैं। अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करती है। ठीक है, स्रोत स्रोत मतलब स्रोत किसको कहेंगे। अब इसमें बता रखा है कि इतिहासकार किसे कहते हैं। ठीक है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक होता है पुरातात्विद और एक होता है इतिहासकार। ठीक है, जो पुरातात्विद होते हैं वो क्या होते हैं कि जो जैसे कि मान लो कोई बर्तन मिला है, कुछ अभिलेख मिला है, शिलालेख मिले हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं पुरातात्विद। और जो इतिहासकार होते हैं वो किसको कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, मतलब कि वो इन चीज़ों को तो अध्ययन करते हैं पर इसके साथ पूरा एकदम डिटेल से खोजबीन करते हैं। ठीक है, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना वह रोचक हो जाता है। जैसे कि मान लो स्रोत मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मुझे ना कोई पेन मिला तो ये क्या है, एक स्रोत है। अब मैं ये देखूंगी एक जगह, मान लो एक सुनसान जगह है, वहाँ पे मुझे एक पेन मिला तो मैं ये सोचूंगी ये यार ये पेन किसने बनाया होगा। ठीक है, ये क्या पहले के लोगों का कुछ वो एकदम मुझे दबा हुआ मिला, तो मैं क्या करूँगी कि इस चीज़ के बारे में और जानकारी करूँगी। पहले तो उस पेन पे रिसर्च करूँगी कि हाँ भाई कितने साल पुराना है, किस किस चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में सर्च करूँ, फिर मैं दोबारा जाके वहाँ पे खुदाई करूँगी। मेरे दिमाग में ये आएगा कि क्या पता हमें यहाँ से कुछ और चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो जो इतिहासकार होते हैं वो भी यही सारी चीज़ें करते हैं, बस उनको एक स्रोत चाहिए होता है। तो मेरा स्रोत क्या होगा, मेरा पेन। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से ही हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। ठीक है, अब मेरा स्रोत क्या है, मेरा पेन था। अब मुझे सिर्फ एक क्यों चाहिए था, मतलब एक एक चीज़ चाहिए थी जिससे कि मैं इसके पूरे पूरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकूँ। तो मेरे लिए एक तरीके से पूरा पेन जो हो गया वो स्रोत हो गया। ठीक है, अब क्या है कि हम इस पेन से मतलब खुदाई कर दी और हमें बहुत सारी चीज़ मिल गई, कोई एक नगर मिल गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अतीत का पुनर्निर्माण हो जाएगा, हम किसी एक नई सभ्यता के बारे में जान पाएंगे। अतः इतिहास का तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो इतिहासकार होते हैं, जो पुरातात्विद होते हैं, बस उनको एक क्यों चाहिए होता है, उनको बस एक तरीके से मान लो कुछ छोटा सा प्रूफ चाहिए होता है, जिससे कि वो ये पता लगा पाए कि मतलब पहले क्या हुआ था। ठीक है, उस क्यों से वो क्या करते हैं कि मतलब पूरी हिस्ट्री खोल देते हैं। अब ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसमें से एक टॉपिक आपको बता देती हूँ। ये रहा,
ठीक है, तिथियों का मतलब। इसमें क्या है ना कि एक जगह आपको लिखा देगा BC, ठीक है, किसी जगह दिखाई देगा AD, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं ना हम कि ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका मैं बताती हूँ क्या मतलब होता है। देखो, जैसे कि मान लो एक लाइन खींची हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं BC, इसको बोलते हैं हम AD, ठीक है। जैसे कि मान लो ये विंडो है, ये सन है, इस तरफ सन दे रखे हैं, जैसे कि मान लो 2024, यहाँ पे हम मान लो हम ले देते हैं 1919, ठीक है, 1990, सॉरी। अब क्या है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, ये है ईसा मसीह, जैसे जैसे मान लो, मान के लो, इसमें ये होता है कि जो ईसा मसीह है, ठीक है, जो ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह है, जब उनका जन्म नहीं हुआ था ना, ईसा मसीह, उनका जब जन्म नहीं हुआ था ना, उससे पहले वाले टाइम को बोलते थे हम बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, तो उसको बोलते हैं BC। इसमें क्या होता था, जैसे कि मान लो कि किसी का जन्म हुआ है 2000 में, ठीक है, 2001 में किसी का जन्म हुआ है, तो 1990 में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें टाइम टाइम पीरियड क्या होता था, घटता था, मतलब पीछे चलता था, ठीक है। वहीं AD में क्या होता था, AD को बोल सकते हो आप आफ्टर डेथ, ये इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। AD की फुल फॉर्म होती है। BC को बोलते हैं हम ईसा पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, और AD को हम बोलते हैं ईसवी, ठीक है, मतलब आफ्टर डेथ भी बोलते हैं इसको। आप इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो आफ्टर डेथ सही है, आफ्टर डेथ सही है। वैसे इसका नाम है एनो डोमिनी, ठीक है। जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले वाले टाइप को हम बोलते हैं BC, मतलब बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम पीरियड घटता है। जैसे कि मान लो किसी का जन्म 2001 में हुआ है, तो उसकी मृत्यु कब होगी, 1990 में। काउंटिंग क्या होती थी, एकदम जैसे कि मान लो 100 से शुरू होती थी, 100 से। अब आज क्या लगाते हैं हम कि एक से शुरू करते हैं ना, जैसे कि मान लो अब 2000 जब खत्म हो जाएगा तो 3001 आएगा, 3000 आएगा, फिर 3001 आएगा, इस तरीके से आएगा। पहले ये नहीं होता था, पहले क्या होता था कि टाइम पीरियड घटता था। अभी 2000 चल रहा है, फिर सीधा ही आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा। अब जैसे कि मान लो कि अब 3000 चल रहा है, तो फिर 2000 आ जाएगा, इस तरीके से टाइम पीरियड घटता था। वहीं AD में क्या, AD में अब क्या हो गया है, AD का मतलब है आफ्टर डेथ, जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद वाले टाइम को बोलते हैं AD। इसमें क्या होता है कि ना, जैसे कि मान लो अभी 2000, किसी का 2001 में जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी 2020 में, ठीक है, 2020 में या 2021 में, तो इसमें टाइम पीरियड बढ़ता है। इसमें प्लस होता है, और जो आपका BC होता है उसमें माइनस होता है। तो बस इसमें यही बता रखा है। बाकी आपका जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे इसमें बताया होगा कि इसमें लिखा ना बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व का मतलब ये होता है, इसमें यही दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स है।